आज हमारे पास एक्सपेरिमेंट है फिज़िक्स का और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाकायदे। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो जब के अंत में आपको कैसा लगा आप लोग इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट कहता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ rigidity of material of a given wire by a dynamical method using Maxwell needle। इसमें पहले एक सेटअप होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सेटअप होता है। इसमें जो है यहाँ से एक हैंग लगा होता है, ये एक वायर होती है, ये एक वायर होती है और एक ये वायर से ये एक आपका खोखला बेलन टाइप होता है जिसमें रीडिंग ली हुई होती है और इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल नीडल या ब्रास ट्यूब बोलते हैं। ये अंदर से पूरा खोखला होता है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर जब खोखला होता है इसके अंदर हमको जो है दो सॉलिड सिलेंडर और दो होलो सिलेंडर हमको लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ये वायर होती है, इस वायर की हम लेंथ कितनी है, लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो वो लेंथ हमारी स्मॉल एल होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वायर होती है इस वायर की रेडियस क्या होगी उसको हम मेजर करते हैं। तो रेडियस मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। इसके तत्पश्चात हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो ये हमारे ब्रास ट्यूब होती है, ब्रास ट्यूब की लेंथ कितनी होती है उसको हम मेजर करते हैं। तो ये हमारी कैपिटल एल होता है। ये देख सकते हैं जो ये हमारे एस वाले हैं ये हमारे सॉलिड सिलेंडर हैं और जो एच वाले हैं दो होलो सिलेंडर हैं। तो टोटल दो सॉलिड सिलेंडर होंगे और दो हमारे होलो सिलेंडर होंगे। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम क्या किया है, इसमें हम दो चीज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बात क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले अंदर की ओर सेंटर की तरफ जो है इसमें हम सॉलिड सिलेंडर का उपयोग करते हैं और बाहर इसमें हम होलो सिलेंडर को ऐसे रखते हैं। जब ऐसे रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अपनी मेन पोजीशन में रहने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही मेन पोजीशन में आ जाता है, मेन पोजीशन में आने के बाद हम उसको उसकी मेन पोजीशन से थोड़ी दूर ले जा कर के उसको हम छोड़ देंगे। और जैसे ही छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन लेते हैं। कुछ 5 या 10 या 15 आप जितने भी ऑक्सीलेशन ले सकते हैं आप एक फिक्स कर लीजिएगा। ऑक्सीलेशन लेते हैं, वो ऑक्सीलेशन जो आप लेते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए हम एक स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दूसरे मेथड क्या है, ये क्या था जब मैक्सवेल नीडल अरेंजमेंट फर्स्ट हो गया, ठीक है, T1 के लिए। और T2 के लिए क्या कहते हैं, ये हमारा मैक्सवेल नीडल अरेंजमेंट फॉर T2 है। T1 T2 क्या है, T1 और T2 दोनों के हमारे टाइम पीरियड हैं। तो ये हमारा सेम ऐसा ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केवल इतना चेंजमेंट होता है कि इसमें सेंटर की तरफ क्या होता है, दोनों होलो सिलेंडर होते हैं और किनारे साइड एड्स में हमारे यहाँ क्या होते हैं, सॉलिड सिलेंडर्स होते हैं। तो इस तरह इसको हम अरेंजमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि कोई भी जो वायर होती है उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं apparatus कौन से यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले मैक्सवेल नीडल होता। मैक्सवेल नीडल क्या है, मैक्सवेल नीडल बोलो या हमारा ग्रास ट्यूब बोलो, मैक्सवेल नीडल वही है, ठीक है, ब्रास ट्यूब। तो अब यहाँ पर क्या हमारा स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज की सहायता से हम वायर का जो रेडियस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। गिवन वायर क्या है, मैंने बता दिया, गिवन वायर वही है जो इसकी हमारी स्मॉल एल लेंथ थी। मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का यहाँ उपयोग करेंगे, जो गिवन वायर को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। स्टॉप वॉच क्या है, स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं कि ऑक्सीलेशंस में कितना टाइम लगा वो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। फिजिकल बैलेंस, ठीक है, ये वहाँ इसी में आता है। फिर आता है हमारा वेट बॉक्स आता है। वेट बॉक्स क्या है, मतलब कि जो हमारे
वो थे जो हमारे हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर थे, उनको वेट करने के लिए कितना वेट उनका है, उसके यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, वेट बॉक्स का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आ जाता है फार्मूला यूज। फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो फार्मूला यूज के लिए क्या करते हैं कि द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज गिवन बाई, ये हमारा फार्मूला होता है जिसको हम उपयोग करेंगे। तो ईटा इज इक्वल टू 2 पाई एम एस माइनस एम एच एल स्क्वायर अपान आर की पावर 4 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। फिर से देख लीजिए फिर यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल एल है, स्मॉल एल हमारा लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। जो कैपिटल एल है ये लेंथ ऑफ द ब्रास ट्यूब है, ब्रास ट्यूब बोलो या इसे बोल दो हमारा मैक्सवेल नीडल। आर क्या है, आर हमारा जो है रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ द वायर हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे हम स्क्रू गेज की सहायता से। एम एस क्या है, एम एस हमारा मास ऑफ द ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर्स है, ठीक है, मतलब 2 सॉलिड सिलेंडर होंगे, उन दोनों सॉलिड सिलेंडर का मास निकालने के बाद दोनों को ऐड करके हम 2 से भाग कर देंगे, तो जो वो मास निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर होगा, मास होगा, वही हमारा एवरेज मास होगा। सेम क्रिया हम होलो सिलेंडर के मास के लिए करते हैं, एमएच के लिए करते हैं। T1 क्या है, टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर प्लेस्ड इन द मिडल, जब हमारे इसके मिडिल साइड में सॉलिड सिलेंडर्स होते हैं तब के लिए हमारा टाइम क्या है, T1 है। और T2 क्या है, टाइम पीरियड व्हेन होलो सिलेंडर्स आर प्लेस्ड इन द मिडल। ये देखते हैं, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब सॉलिड सिलेंडर्स हमारे मिडिल में होते हैं तब हमारा इसका टाइम क्या होता है, T1 होता है, ठीक है, टाइम पीरियड T1 होता है। और जब हमारे सॉलिड सिलेंडर्स नहीं बल्कि होलो सिलेंडर्स मिडिल में होते हैं तब उसका हमारा टाइम पीरियड T2 होता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे जो हमारा T2 होगा, T2 ऑलरेडी इज़ ग्रेटर देन T1 होगा। ये चीज़ ये होती है, ये मैं तो आगे दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल की। ऑब्जर्वेशंस के यहाँ से क्या क्या निकले हैं आप लोग यहाँ से देखेंगे, तो इसके लिए आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ से आपको मेज़र करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा। मैंने मेज़र किया है तो मैंने ये लिख लिया है। तो लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर जो हमारा स्मॉल एल है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.81 मीटर। लेंथ ऑफ द ब्रास ट्यूब हमारा 30 सेंटीमीटर था, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कितना था, इतना निकला था। और मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर T2 दूसरा जो सॉलिड सिलेंडर था उसका मास इतना निकला था। हमने इन दोनों मास को ऐड किया और यहाँ से हमने क्या किया, एक एवरेज सॉलिड सिलेंडर का मास हमने निकाल लिया। सेम क्रिया हम एवरेज होलो सिलेंडर का मास निकालने के लिए भी करेंगे। दोनों होलो सिलेंडर्स का मास निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल आएगा होलो सिलेंडर का एवरेज मास कितना था। तो ये चीज़ यहाँ से निकल आती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्क्रू गेज की सहायता से एक्सपेरिमेंटल वायर का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। और ध्यान ये देंगे कि जितने भी हम वैल्यू रख रहे हैं वो सब हम MKS में रख रहे हैं, ना कि CGS में रख रहे हैं। इसलिए वेट को हमने ग्राम में ना करके किलोग्राम में किया है, और हमने जो हमारे लेंथ थी उसको हम सेंटीमीटर में ना करके हमने मीटर में किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जोड़ देखिएगा। अब आता है ऑब्जर्वेशन टेबल की बात। तो ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाई आप लोग देख सकते हैं कि टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड T1 व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स ऑन द इनर साइड एंड होलो सिलेंडर्स ऑन द आउटर साइड। जब बीच में सॉलिड सिलेंडर्स होते हैं और होलो सिलेंडर साइड्स में होते हैं तो उस समय जो हमारा टाइम पीरियड T1 था उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस क्या हैं कि मैंने वही बताया था कि यहाँ आप 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 ऑक्सीलेशंस के हमने टाइम पीरियड निकाला हुआ है। तो ये हमारा टोटल टाइम है। तो 5 ऑक्सीलेशंस करने में टोटल इतना टाइम लगा हुआ है। तो एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, एक ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम हमारा टाइम पीरियड
कहलाता है। ये बात आपको इसको स्कूल फिजिक्स से मालूम होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। तो 5 ऑक्सीलेशन करने में इतने टाइम लगते हैं, 5 ऑक्सीलेशन करने में इतने टाइम लगते हैं, इतने टाइम लगते हैं। तो इन जब को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा। तो ये हमारी 3 अलग-अलग टाइम पीरियड निकले हैं। इन तीनों टाइम पीरियड का मीन टाइम पीरियड कितना निकलेगा वो हमने यहाँ से ये निकाल लिया है। तो ये जो हमारा 10.29 सेकंड आया है, ये हमारा आया है T1 सेकेंड आया है, तब T1 टाइम पीरियड आया है। सेम क्रिया हम T2 टाइम पीरियड निकालने के लिए भी करेंगे। तो जब हमको T2 टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है तो टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड T2 व्हेन द सॉलिड सिलेंडर्स ऑन द आउटर साइड एंड द हॉलो सिलेंडर ऑन द इनर साइड, ये चीज़ आपको हमने पहले भी बता चुके हैं। तो सेम हम यहाँ भी हमने 5 ऑक्सीलेशन करने के लिए इतना टाइम निकला हुआ है। जब इनको हम पाइप से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टाइम पीरियड निकलेगा और इनका मीन करके एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेंगे। T2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देयरफॉर द टाइम पीरियड्स जो T1 है इतना है और T2 हमारा इतना निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी म्यू ईटा इज़ द कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ से जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस करके यहाँ से हम इसका जो हमारा ईटा है, जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, हमने इसकी सारी वैल्यूज़ जो हमने पहले भी आपको बताई है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं, उनको हम यहाँ पर प्लेस करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसको ईटा की जो वैल्यू आई है, ये आई है 3.67 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, मैंने पहले भी कहा है हमने सारी वैल्यूज़ एक ही यूनिट में रखी हुई है, MKS में रखी हुई है, तुम्हारा आंसर भी MKS में आ रहा है। हो सकता है आप लोग सारी वैल्यूज़ अगर CGS में रखते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर आपको आंसर को MKS में चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी तक रिजल्ट भी निकाल लिया है। तो रिजल्ट क्या है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, जिसकी हमारे रेडियस इतनी है, एज द फाउंड एक्सपेरिमेंटली 3.67 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हम आते हैं प्रिकॉशंस में आते हैं। प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी हैं जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो पहला हमारा दिया गया है, द वायर शुड बी फेयरली थिन एंड लॉन्ग। जो हमारी वायर है वो पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। द वायर शुड बी ट्विस्टेड थ्रू आ वेरी स्मॉल एंगल। उसको बहुत ही कम एंगल से उसको ट्विस्ट करना चाहिए। अगला आता है द ट्विस्टेड होना चाहिए। फिर हमारा है द मोशन ऑफ द नीडल शुड बी प्योरली रोटेशनल। जो हमारा नीडल है, जो हमारा मैक्सो नीडल है वो हमारा रोटेशनल होना चाहिए। फिर हमारा है द ट्यूब शुड रिमेन हॉरिजॉन्टल थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट। जो हमारा ट्यूब है, जो हमारा ब्रास ट्यूब है, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा हॉरिजॉन्टली क्या होना चाहिए, वो सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमारा होल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगला दिया गया है द रेडियस ऑफ द वायर शुड बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली एज इट ऑकर्स इन फोर्थ पावर इन द फार्मूला। जो हमारा रेडियस है, जो हमारा वायर की रेडियस है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे प्रिकॉशंस थे। इस प्रकार हमारा ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।